हेलो बच्चों, आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किन्हीं भी दो सर्कल्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर दो सर्कल कट करेंगे तो किसी न किसी एंगल पे कट कर रहे होंगे, वो पर्टिकुलर एंगल कैसे निकाला जाए या फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल पे कमेंट कैसे किया जाए। हालांकि आप वो स्पेशल केस पढ़ते हैं जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है। आपको रिजल्ट याद भी होगा सर्कल्स में 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 ऐसा आता है, राइट। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, दो सर्कल किसी भी एंगल पे कट कर रहे हो, आप वो एंगल बहुत ही प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब पहले कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। कोई भी दो कर्व अगर आपके पास हैं, बच्चे गौर करना, कोई भी दो कर्व अगर आपके पास हैं, एक है y बराबर एफ एक्स, एक है बच्चे y बराबर एफ एक्स, और दूसरा कर्व आपके पास है y बराबर जी एक्स। अगर आप इन दो कर्व के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं, इसका अर्थ यह है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहले आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो बच्चे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट है दैट विल बी x नॉट कॉमा वाई नॉट। तो बच्चे अब यहां पे हम टैंजेंट बनाते हैं। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व के लिए टैंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, राइट। दोनों कर्व के लिए मींस x नॉट वाई नॉट पे आप gx को डिफरेंशिएट करोगे, fx को डिफरेंशिएट करोगे, तो यहां से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y बराबर gx मिल जाएगा। इसका नाम मैंने mg रख दिया है। यानी mg कैसे हमने निकाला, ये तो बच्चे किसी भी कर्व में एप्लीकेबल होता है। एट विच पॉइंट p। सिमिलरली x नॉट वाई नॉट पे अगर मैं fx को डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे fx के लिए टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा जिसका नाम mf रख दिया। यानी बच्चे mf किसके बराबर है, d ऑफ dx fx एट पॉइंट p, राइट। तो ये तो हरकत आप किसी भी कर्व में कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे सवाल ये है बच्चे, आपके पास दो सर्कल्स हैं, गौर करना। S1 एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस, यहां पे g1 कर लेते हैं, 2f1y प्लस c1 बराबर 0। मेरे बच्चे ये S1 सर्कल है। इसी प्रकार आपके पास कोई S2 सर्कल भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0 प्लस c2 बराबर 0। ये आपके पास दो सर्कल्स हैं S1 और S2। और बच्चे मान लिया ये दोनों सर्कल्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे कट कर रही हैं। मान लिया ये दोनों सर्कल्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे कट कर रही हैं, तो मुझे ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का अर्थ हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप ऊपर वाला पॉइंट ले लो या फिर नीचे वाला, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ले लीजिए। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बच्चे अपन ग्राफ के लिए टैंजेंट बनाएंगे, मतलब दोनों सर्कल के लिए टैंजेंट बनाएंगे। इन्हीं टैंजेंट लाइन के बीच का एंगल जो है अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि बच्चे इस सर्कल का सेंटर C1 है, इस सर्कल का सेंटर C2 है, इस सर्कल का जो रेडियस है ये मैं S1 सर्कल मान लेता हूं, ठीक है। मैंने नाम तो रखा नहीं भाई। और ये बच्चे S2 सर्कल है। तो S1 सर्कल का रेडियस मेरे बच्चे मैंने R1 मान रखा है, और S2 सर्कल का रेडियस मेरे लाल मैंने R2 मान रखा है, ठीक है। बोलो सर ये जो टेंजेंट लाइन है सेंटर से तो पास करी। अरे बाबा ये तब होता जब दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करती, एक का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल बन जाता। अगर ऑर्थोगोनली टच करती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप टेंजेंट बनाते तो बच्चे टेंजेंट लाइंस कहां से पास कर जाती, सेंटर से। लेकिन यहां कोई और एंगल है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चे मुझे ये एंगल थीटा पे कमेंट करना भाई, ये कि एंगल थीटा निकाला कैसे जाए। चलिए भाई, तो बच्चे यहां से मैं C1 C2 को ज्वाइन कर देता हूं। C1 C2 को बच्चे मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया। लाल आप गौर करना, जो आपको ये छोटा, इसको मैं आगे बढ़ा लूं, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं। सपोज ये यहां पॉइंट T पे कट कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा लिया, यहां पे पॉइंट Q पे कट कर रहे हैं। तो बच्चे अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे को C180 एंगल निकालना है, एंगल C180 निकालना है, तो क्या आप बता सकते हैं एंगल कितना होगा।
अरे बाबा ये तो बहुत आसान सी बात है। देखो ये जो भी आपने R1 के अलॉन्ग लाइन बना रखी है ये सर्कल का नॉर्मल है, और ये क्या बच्चे सर्कल का टेंजेंट है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, यानी C1AQ एंगल कितना होगा, एंगल C1AQ मेरे बच्चे कितना होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 90 डिग्री होगा, क्योंकि AQ टेंजेंट के अलॉन्ग की लाइन और AC1 नॉर्मल के अलॉन्ग की लाइन है, राइट। तो बच्चे C180 एंगल कितना होगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चे QAC2 एंगल निकाल लेते हैं, एंगल QAC2 निकाल लेते हैं, एंगल QAC2 निकाल लेते हैं। तो बच्चे फिर से आप गौर करो, C2AT जो एंगल है, एंगल C2AT जो मेरे बच्चे आपको यहां दिख रहा है, ये फिर से 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि AC2 नॉर्मल है और AT जो है टेंजेंट हो गया। तो QAC2 एंगल कितना हो जाएगा लाल, 90 में से आप थीटा निकाल दीजिए, यानी π/2 माइनस थीटा। अब बच्चे आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल C1AC2 नामक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। तो बच्चे इन ट्रायंगल C1AC2 एंगल C1AC2 कितना होगा, एंगल C1AC2 कितना होगा, π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। तो कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। ये कितना आएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब बच्चे आप इस ट्रायंगल में फिर से क्या यूज करेंगे, कोसाइन रूल। फटाफट लाल आप इस ट्रायंगल में क्या यूज करने वाले हैं, आप कोसाइन रूल। तो इस ट्रायंगल में भाई हम कोसाइन रूल यूज कर लेते हैं, यानी cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चे। तो साथ ही आप यहां पे फटाफट cos पाई माइनस थीटा लिखिए। cos पाई माइनस थीटा बराबर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1C2 का स्क्वायर, और होल डिवीजन में क्या आएगा बच्चे, 2R1 R2। जिनको कोसाइन रूल नहीं याद, यहां पे मैं लिख देता हूं, कोई भी ट्रायंगल ABC है, ये साइड ABC दिया हुआ है बच्चे, ठीक है, ये एंगल A रहा, ये एंगल B रहा, और ये एंगल C रहा। तो बच्चे आप यहां पे cos A बहुत प्यार से लिख सकते हैं, cos A आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। इसी प्रकार अगर cos B कोई कहे तो क्या होगा बच्चे, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर आप माइनस करेंगे, माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। cos C कितना होगा बच्चे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, राइट। तो ये आपके पास किन्हीं भी दो सर्कल के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है। अगर दो सर्कल दी गई हैं तो आपको उनके रेडियस तो पता ही होंगे। अगर बच्चे दो सर्कल्स आपको दे रखी हैं तो आपको उनके रेडियस तो पता ही होंगे, राइट। आपको उनके रेडियस तो भाई पता ही रहेंगे। तो बच्चे R1 और R2 पता है, आपको C1 और C2 पता है, सबकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे अगर इस पिक्चर में R1 की बात मैं करूं तो R1 कितना हो जाएगा, रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और साथ ही R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। ये R1 R2 है। अब साथ ही C1 C2 लेंथ की बात मैं करता हूं। अगर मैं C1 सेंटर की बात करूं तो क्या होगा, ये माइनस G1 कॉमा माइनस F1। अगर मैं C2 सेंटर की बात करूं तो क्या होगा, माइनस G2 कॉमा माइनस F2। तो बच्चे अब C1 C2 के लेंथ की बात मैं करता हूं, तो यह आएगा G2 माइनस G1 का स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का स्क्वायर, ठीक है। आप पास R1 R2 C1 C2 सारे हैं, तो आप दो सर्कल के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। अगर दो सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग नेचर की होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, दो सर्कल अगर नॉन इंटरसेक्टिंग नेचर की तो फिर क्या हो जाएगा, अपने आप cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू -1 से छोटी या 1 से बड़ी आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाएंगे कि भाई दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग नेचर की हैं, राइट। अगर और वैसे कंडीशन क्या होती है अगर दो सर्कल इंटरसेक्टिंग नेचर की हो, सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से
छोटी आती है अगर वो इंटरसेक्टिंग नेचर की हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग नेचर की हुई तो सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चे, भाई इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो आप ये सब काम कर पाएंगे। तो यानी बच्चे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से छोटी रहेगी। ये कब की कंडीशन है, जब दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग नेचर की हो तो ऐसे केस में C1 C2 की वैल्यू बच्चे R1 प्लस R2 से बड़ी रहेगी। बोलो नहीं सर, अगर मैं ये फार्मूला आंख बंद करके यूज कर दूं तो क्या होगा, बताया तो अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो कॉस की वैल्यू पॉसिबल नहीं आएगी, 1 से बड़ी या -1 से छोटी आ जाएगी, राइट। चलिए अब स्पेशल केस की तरफ आते हैं, जो आप रट्टा मारते हैं, जो आप याद करते आते हैं बच्चे। अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर जाएं, अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर जाएं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखते हैं थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मींस ये दोनों टेंजेंट लाइन किधर से जाएंगी, R1 R2 के अलोंग जाएंगी, राइट। तो यहां लिखते हैं फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो बच्चे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, यानी cos π/2 बराबर आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। यानी बच्चे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना आ गया, C1 C2 का स्क्वायर। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना आ गया, C1 C2 का स्क्वायर। आपके पास बच्चे R1 R2 सारे लेंथ थे, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किए थे। आपके पास R1 R2 सारे लेंथ थे, वो सारे लेंथ लाल आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन मिल जाएगी, राइट। ये स्पेशल केस आप याद रखते हैं। तो चलिए भाई R1 R2 की वैल्यू पुट कर दी जाए, तो बच्चे R1 स्क्वायर का अर्थ कितना हुआ, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस R2 स्क्वायर का अर्थ कितना हुआ, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर, सेंटर के बीच की दूरी का स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चे, तो G1 माइनस G2 का स्क्वायर या G2 माइनस G1 का स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का स्क्वायर आएगा लाल। ठीक है, आप इस सबको एक्सपैंड कर डालो, तो यहां से आएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अच्छा, ये C1 C2 पे कंफ्यूज मत होना, ये तो C1 C2 मैंने नाम रख दिया कैपिटल C1 C2, और ये क्या है, स्मॉल C1 C2 जो आपके सर्कल वाले फॉर्मूले में यूज में आ रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं पालना है। ये C1 C2 आप ऐसे कैपिटल लिख लो C1 C2, और ये जो C1 C2 सर्कल के इक्वेशन वाले C1 C2, मुझे नाम कुछ और रख देना चाहिए था, बट ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से आप दो सर्कल के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, काफी ये सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कोई सवाल करवाने की जरूरत है। अगर मैं कहूं दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं तो आप ये कंडीशन यूज कर लेंगे, जो भी मिसिंग पैरामीटर वगैरह पूछा आप उसकी वैल्यू बता लेंगे, राइट। अगर मैं आपसे कहूं किन्हीं भी दो सर्कल के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू बताओ, आप सीधे cos पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, एक चीज, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें।